अदालत थी या जो फैसला था उसको ओवरटर्न कर दिया जाता है सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो खसूसी अदालत जिसने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को, कौम के मुजरिम को, पाकिस्तान के मुजरिम को, जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, उसको जिसने सजाए मौत सुनाई थी, उस सजा को ख़त्म कर दिया जाता है सिर्फ इस छोटे से उसके ऊपर कि उस खसूसी अदालत की जो मंजूरी थी वो कैबिनेट ने नहीं दी थी। और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही की गवाही शहादत 3 जजेस ने दी, लेकिन फैसला जूं का तूं बरकरार है। तो इंसाफ के ये मयार आप कौम के सामने हैं, सब देख रहे हैं। और अंसार अब्बासी साहब की मैं इज्जत करती हूँ, पूरी दुनिया ये मानती है कि वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, हमारे खिलाफ भी खबरें लिखते हैं, हमारे खिलाफ भी अगर कोई बात है तो वो करते हैं। तो इंसाफ का तकाजा ये था कि बुलाकर सुना जाता और सच बोलने को तौहीन का नाम ना दिया जाता। सच जो है वो तौहीन नहीं है, सच निजात है। और अतर मिनल्ला साहब एक बहुत रिप्यूटेड जज हैं, उनकी एक अच्छी शोहरत है, मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ, एहतराम करती हूँ। वो चंद उन जजेस में से हैं जो आइन और इंसाफ पर चलने पर यकीन रखते हैं। मजबूरियाँ अलग, लेकिन उनकी वो एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं। और वो जज हैं जिन्होंने जब लॉयर्स मूवमेंट में उन्होंने जजेस की और इंसाफ की बहाली के लिए जिद्दोजहद की थी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ और जजेस और लॉयर्स के साथ मिलकर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अतर मिनल्ला साहब भी जानते हैं कि वो सिर्फ जजेस की बहाली की मूवमेंट नहीं थी। वो जो जजेस उस वक्त अपनी अपनी कुर्सियों पर मौजूद थे, वो उनकी बहाली की या कुछ अफराद की बहाली की मूवमेंट नहीं थी, वो उस अदल की बहाली की मूवमेंट थी जिसको एक डिक्टेटर ने विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। तो अतर मिनल्ला साहब से मैं बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो इस मामले में सच को सामने आने देंगे, सच को तौहीन का नाम नहीं देंगे, सच के रास्ते को आसान बनाएंगे, उसके अंदर से जो दुश्वारियां हैं और रुकावटें हैं उनको दूर करेंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तौहीन अदालत किस चीज़ का नाम है या मुंसिफ की तौहीन किसका नाम है, तो आप अभी 2-3 दिन पहले के हुकूमती एक शख्स के जिसका नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करती, उसने ये बात की थी कि उस जज को सामने खड़ा करके जूते मारने चाहिए। इससे बड़ी तौहीन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 74 साल की तारीख में कभी पाकिस्तान में ना किसी मुंसिफ की हुई है ना अदलिया की हुई है। और इस तौहीन पे अगर नोटिस नहीं लिया जाता, बाकी जो इतने वाक़यात है तौहीन के उसका अगर नोटिस नहीं लिया जाता, तो फिर शकूक व शुबहात उठेंगे और जायज़ होंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ, और मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं वो मुझसे ज़्यादा इस बात को जानते हैं कि जब अदालत में कोई मुल्ज़िम आता है तो आप उसके सामने मुक़द्दस किताब को रखते हैं और आप उसको ये कहते हैं कि किताब पे हाथ रखो और ये हल्फ लो, ये कसम खाओ कि तुम सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। तो जब आप तरगीब देते हैं मुक़द्दस किताब पे हाथ रखने की कि हाथ रखो और कसम खाओ कि सच कहूँगा, तो फिर आपको उस सच को सामने आने देना चाहिए। आप उस सच बोलने की तरगीब दे रहे हैं लोगों को, और जब वो सच सामने आ रहा हो और कुदरत सामने ला रही हो तो आपको फिर उस सच का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। और जब जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे उन्होंने कहा कि मैं भी कुरान पे हाथ रखता हूँ, साकिब निसार साहब भी कुरान पे हाथ रखें और फैसला कर लें कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। तो जो सच्चा था उसने ये बात कर दी, वो जो झूठा था वो दौड़ गया। अब वो ना अदालत में आएगा, ना ही किसी टीवी इंटरव्यू में आपके किसी भी सवाल का सामना करने का तैयार होगा, क्योंकि उसके पास
اپنے مظالم کا کوئی جواب نہیں ہے. اور صرف میں جو گلگت بلتستان کے چیف جج ہیں، میں صرف ان کی گواہی پر نہیں جاتی، اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے. لیکن جن چیزوں کا فیصلہ ہو چکا، جن چیزوں سے یہ ثابت ہو چکا کہ ثاقب نثار صاحب نہ صرف قانون کے، عدلیہ کے، قوم کے، آئین کے اور اس 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں، ان چند چیزوں میں سے میں آپ کو ذرا کچھ دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ جو پھرتیاں انہوں نے اپنے چیف جسٹس ہونے کے دوران دکھائی تھیں، اس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کے سامنے ایک نیفیریس ڈیزائن تھا، ایک سازش تھی جس کو انہوں نے انجام دینا تھا، جس کا وہ مہرہ بنے. ان کے سامنے ایک ایجنڈا تھا جس کی تکمیل ان کی ذمہ داری، ان کی جو سربراہی ہے اس میں ہونا تھی. چن چن کر انہوں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں پر توہین عدالت لگائی، مسلم لیگ نون کے سٹنگ ایم این ایز پر لگائی، مسلم لیگ نون کے وننگ ہارسز پہ لگائی، ان کے الیکٹیبلز پر لگائی، جن کا ان کو یقین تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ الیکشن میں جیت کے مسلم لیگ نون کی نمبر آف سیٹس میں اضافے کا باعث بنیں گے، جس میں یہ طلال چودھری صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، میرے دائیں دانیال عزیز صاحب یہ ساتھ پیچھے کھڑے ہیں، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے مسلم لیگ نون میں آپ کو ان لوگوں کی کمی نظر نہیں آئے گی جن کو چن چن کر توہین عدالت پر سو موٹو نوٹسز لے کر ان کو سچ بولنے کی پاداش پر ان کو انتخابی میدان سے باہر کیا گیا. ثاقب نثار صاحب نے کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارے سینیٹرز کو، ہمارے اپنے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، سینیٹرز کو انہوں نے شیر کے نشان پر الیکشن لڑنے سے روکا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ منتخب ہو جائیں گے اور پی ایم ایل این کی الیکٹورل سٹرینتھ کا باعث بنیں گے. اور اس کے علاوہ بدنام زمانہ، اب میں کیا کہوں، پیناما کرتے ہوئے جو اقامے پر ذلت کا سفر اختتام پذیر ہوا، وہ ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ہوا. اور وہیں پر انہوں نے بس نہیں کیا، وہ اتنا ہی انصاف کا قتل پہ ان کو تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے تاحیات 22 کروڑ عوام کے ریپریزنٹیٹیو نواز شریف کو انہوں نے نااہل کیا. تاحیات اس کی بیٹی کو بغیر کوئی الیکشن لڑے، بغیر کوئی سرکاری عہدہ رکھے ہوئے 7 سال سزا دی، نااہل کیا. اور اس کے بعد وہیں پر ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے تاریخ ایک بنا دی انصاف کے قتل کی. انہوں نے نواز شریف کو پی ایم ایل این کی صدارت سے بھی ہٹا دیا. اور ان دنوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، لوگ یہ ظلم دیکھ کر کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ مقدمہ چاہے پرویز رشید صاحب کا ہو یا مقدمہ آپ کا ہو یا کسی اور کا ہو، سزا نواز شریف کو ملے گی اور بار بار ملے گی اور اسی بینچ سے ملے گی اور اسی کورٹ سے ملے گی. اور جی نہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. تاریخ کے اندر ہر چیز درج ہے، وہ نہ آپ بھولے نہ میں بھولی ہوں. بلکہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ ایکسیسز کمٹ کر لیں، جب یہ زیادتیاں وہ کر چکے، تو بجائے اس کے کہ وہ شرمسار ہوتے یا کہیں نہ کہیں اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے یا بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے، وہ کہاں کس طرف چل پڑے. وہ اپنے سرکاری خرچے کے اوپر کبھی کسی ہسپتال میں جا رہے ہیں، کبھی کہیں چھاپے مار رہے ہیں. اور پاکستان کا کوئی شخص، کم ہی شاید کوئی ایسا شخص ہوگا جو سازش میں شریک نہیں تھا. سازش میں جو شریک تھے ان کو تو ایبسولوٹ پروٹیکشن حاصل تھی، ثاقب نثار صاحب کی بھی اور اوروں کی بھی.
साजिश के सारे मोरे बचे हुए थे। उसके अलावा कोई कारोबारी शख्स, कोई मीडिया का कोई भी सच बोलने वाला इंसान या कोई भी आम शहरी साकिब निसार साहब के रऊनत से और अताब से बचा नहीं। उन्होंने भरी अदालत में लोगों को खड़ा करके बेइज्जत करना शुरू किया और अपने कुर्सी का फ़ायदा उठाया, लोगों की तजलील की। PKLI जैसा अवाम का इदारा, जिसमें अवाम के जिगर का, लिवर का, बीमारियों का एक वाहिद इंस्टीट्यूट है, शहबाज शरीफ साहब की उस पर मोहर लगी है उनकी खिदमत की कि शहबाज शरीफ साहब ने, जो लोग इंडिया पैसा ना होने की वजह से जिगर के अमराज के लिए इंडिया जाया करते थे, वो उन्होंने PKLI इदारा बनाया और साकिब निसार साहब ने अपने भाई को, फ़कत अपने भाई को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन लाखों करोड़ों पाकिस्तानी अवाम को इलाज की सहूलत से उन्होंने जो है वो सहूलत उनसे छीन ली। और उसके अलावा मुझे वो दिन भी याद आता है जब एक अदालत में इन्होंने छापा मारा, रेड किया बतौर चीफ जस्टिस, और वो जज अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। मैं उन जज का नाम नहीं जानती, आप लोग जानते होंगे, हमने तो टीवी पे देखा था, सोशल मीडिया पे देखा था। और वो जज का मोबाइल उन्होंने यूं उठा के ऐसे फेंका और उसके बाद यहीं पर उनकी चार्जशीट खत्म नहीं होती। उनकी चार्जशीट में जो सबसे बड़ा गुनाह है वो इमरान खान जैसे शख्स को, जो आज 22 करोड़ अवाम का मुजरिम है, साबित करप्ट तरीन इंसान है, जो ना सिर्फ करप्ट है बल्कि करप्शन का सरगना है, जो ना सिर्फ ये कि अपनी ATM मशीन्स को प्रोटेक्शन देता है बल्कि माफियाज को प्रोटेक्शन देता है, माफियाज का सरबराह है। ऐसे शख्स को साकिब निसार साहब ने साकिब और अमीन के लक़ब से नवाजा और ये उन्होंने इमरान खान को तो फेवर कर दिया या इमरान खान को लाने वालों को तो फेवर कर दिया, लेकिन 22 करोड़ अवाम के साथ उस दिन से, जिस दिन से उनको साकिब और अमीन का या सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया, उस दिन से आज दिन तक इमरान खान ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से जो भी ज्यादतियां की हैं, उन सब का जिम्मेदार सबसे बड़ा आज साकिब निसार साहब हैं। और जिस शख्स ने, इमरान खान ने अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने साजिशी जहन से, इंतकामी जहन से आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्टिफाइड आटा चोर है, चीनी चोर है, बिजली चोर है, गैस चोर है, दवाई चोर है, इलाज चोर है, अवाम के सुकून का चोर है, उनके वोटों का चोर है। ऐसे शख्स को सादिक और अमीन करार देने वाला शख्स कितना बड़ा सादिक और अमीन है, आज पूरी दुनिया के सामने वो साजिश भी बेनकाब हो गई और सादिक और सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट्स देने वाला और लेने वाला दोनों आज पूरी दुनिया के सामने कुदरत ने उनको बेनकाब कर दिया। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं उन लोगों से जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश में शामिल थे, जिनके नाम सामने आ चुके हैं और जिनके नाम अभी भी सामने आने बाकी हैं। मैं उनको ये कहना चाहती हूं कि प्रोजेक्ट इमरान खान न सिर्फ सवाए बदनामी, रुसवाई, तबाही और इबरत के और कुछ भी नहीं है, तो वो सब जिम्मेदारान जो इस तबाही, बर्बादी, रुसवाई और इबरत के निशान को आज हुकूमत में लाने के जिम्मेदार हैं, अगर वो अपने गुनाहों का जो इतराफ़ आज नहीं कर सकते कौम के सामने, तो इतना ज़रूर करें कि पीछे हट जाएं और इंसाफ के रास्ते की रुकावट न बने। रेत में सर छुपाने से आपका जुर्म नहीं छुपेगा, उन जराइम पे पर्दा डालने की कोशिश में मजीद एक्सपोज होने से अपने आप को बचाएं और ऐसे पॉइंट पे मामलात को ना लेकर जाएं जहां से वापसी आपकी,
मुल्क और कौम की बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये इबरत का निशान है, इबरत का मकाम है। इससे सबक सीखें बजाय इसके कि आप जुल्म को और दवाम दें। इसका एक ही बाइज्जत रास्ता है, एक ही हल है, एक ही तरीका है, एक ही रिडेम्पशन है, एक ही वे आउट है, और वो ये है कि जो तारीखी नाइंसाफियां आप कर चुके हैं उनको आप अनडू करें। नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दें, और इंसाफ मजीद मुकदमेबाजी से नहीं मिलेगा। जो असूल आपने लागू किए थे जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को सजाएं झूठी सुनाई जा रही थीं, जब उन पर झूठे मुकदमे बन रहे थे और जारी थे, उस वक्त जिस तरह आपने आईन, कानून और तरीका कार का मजाक बनाया था, तो आज आप बहुत हो गया। नवाज शरीफ ने 5 साल जुल्म सहा, 5 साल नाइंसाफी सही, मुस्लिम लीग नून ने 5 साल नाइंसाफी सही। 5 साल से हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, तो अब बहुत हो गया। अब उन सजाओं को अनडू करें, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी करें। इसके सिवा ना आपकी कोई रिडेम्पशन है, ना इसके सिवा आपकी कोई बाइज्जत वापसी का रास्ता या एग्जिट मुमकिन है। अजान की तब्दीली हो रही है 19 नवंबर को, तो आपकी नए ISI चीफ से क्या तवक्कुआत हैं आप? मेरा ख्याल है कि जो आज धक्कम पेल के थ्रू लेजिस्लेशन करने की कोशिश की जा रही थी, वो उसी 19 या 20 तारीख को सामने रख के की जा रही थी कि उनकी मौजूदगी में जो आइन और कानून की तबाही मचा सकते हो वो मचाओ। लेकिन आप देख लें, उनके कुर्सी पे होते हुए भी, सब ताकत के मौजूद होते हुए भी आज उनकी हर वार नाकाम जा रहा है, उनकी हर कोशिश जो है वो रायगां जा रही है। तो इसमें आने वालों के लिए भी सबक हैं, जाने वालों के लिए भी सबक हैं। मेरे सबक याद कराने से उनको सबक याद नहीं होगा। जो हालात और वाक़यात पिछले 3-4 साल में और ख़ुसूसन पिछले 2 महीने में इस्टेब्लिश हुए, तो अगर आपको ये लगता है कि ताकत के बलबूते पर यू विल गेट अवे विद इट, ये नहीं होगा। तो इसी में बहुत बड़े सबक है सीखने वालों के लिए। मैडम क्या कहेंगे, आज जो है ज्वाइंट सेशन में भी जो हुकूमती इत्यादी खासतौर PTI के अरकान कहते हैं आईन हमें जबरदस्ती लाया गया है, तो क्या आप समझती हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया? आपने जब कहा ना हुकूमती इत्तेहादी, मुझे लगा आपने कहा हुकूमती कैदी। तो जो हुकूमत अपनी पहले ही जो भीख में दी हुई इमदाद पर खड़ी हो, और जब उसके लोग ये कहना शुरू कर दें, तो मुझे उसमें और क्या बाकी बचता है कहने के लिए। ये नविश्ता ही दीवार है। हुकूमती इत्तेहादी भी पढ़ रहे हैं, हुकूमत भी पढ़ रही है, लाने वाले भी पढ़ रहे हैं, जो लाए गए हैं वो भी पढ़ रहे हैं, और आवाम भी पढ़ रही है। नाकामी हालात दिखाई दे रहे हैं। इस हुकूमत का खात्मा जो है, कम अज कम इमरान खान खुद अपने बोझ से जो है इस हुकूमत को गिरा देंगे, ये बजाय नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो इन हाउस चेंज है, क्योंकि जो इंतखाबी इस्लाहात होनी है जो कि हकीकी इस्लाहात है, उसके लिए इन हाउस चेंज की तरफ बढ़ेगी, या ये ऑप्शन जो ये दरवाज़ा क्लोज कर चुकी है मुस्लिम लीग नवाज के इन हाउस चेंज जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, चाहे अर्ली इलेक्शन हो जाए उसके बाद?
देखिए इस जो भी अब सिचुएशन है उसका एक ही हल है जो मैं नवाज शरीफ साहब से गाहे बगाहे सुनती रहती हूँ, और वो ये है कि अगर इस मुल्क को उन मुश्किलात से निकालना है, उस तबाही से निकालना है जिसमें इसको इमरान खान नामी शख्स धकेल चुका है, तो उसका एक ही रास्ता है, और उसका रास्ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अवाम के रास्ते से हट जाएं, अवाम के सैलाब के आगे बंद ना बांधें, इससे आपको बहुत सख्त नुकसान होगा, नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने दें, अवाम को उनके नुमाइंदे चुनने दें। इन हाउस चेंज तो उससे कबल 2023 में इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। हम सिर्फ अवाम के को देख रहे हैं, उन्हीं पर अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला की मखलूक पर अपना फैसला छोड़े हुए, और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। आपने बताया कि 5 साल क्या अगर जो अंडू हो जाए तो आपके मामला हल हो जाएंगे? सिर्फ अंडू होने, सिर्फ अंडू, और उनको सजाएं नहीं होनी चाहिए जिनका प्रोजेक्ट नाकाम हुआ है बकौल आपके? सजाओं का आगाज तो हो गया है और वो कुदरत की तरफ से हुआ है। सजा जो है वो सिर्फ जेल में बंद होने को सजा नहीं कहते। जब एक बेगुनाह, मैं तो अच्छी तरह ये बात जानती हूँ, जब एक बेगुनाह जेल में जाता है तो वो उसको ये नहीं कहता कि मुझे सजा हुई है, वो तो बड़ी हौसले से उसको काटता है कि ये तो मेरे रास्ते की एक ऐसी एक कांटा था जिसको मुझे चुनना ही था, क्योंकि हक के रास्ते में मुश्किलात आती हैं। सिर्फ जेल सजा नहीं होती, जो आज जिस इबरत का वो निशान चलता फिरता एक इंसान इबरत का निशान बना है, सजा वो होती है जिस सजा के साथ उनको पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा। वो जहां जाएंगे उनको इन्हीं इल्काबात से लोग नवाजेंगे। जेल तो 3 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल में खत्म हो जाती है। ये वो सजाएं उनके माथे पर कुदरत ने लिख दी हैं जिनसे वो पीछा कभी नहीं छुड़ा सकते। मेरी नजर में इससे बड़ी सजा कोई नहीं है। जज के एफिडेविट को क्या आपकी लीगल टीम अदालत में लेकर आएगी और जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बनवाएगी? देखिए एक सेकंड, हाईकोर्ट के जज का नाम भी आया, तो क्या ये केस इसी हाईकोर्ट? मैं अभी अपनी लीगल टीम के साथ बैठूंगी और हम इस चीज़ को वे करेंगे, और ये मेरी लीगल ऑप्शंस अभी खुली हैं, मैं इसको अभी डिस्कस भी कर रही हूँ। और थोड़ा टाइम आज नैब ने खुद ही मांग लिया है। वो नैब जो रोज़ाना की बेसिस पे मेरे केस को चलाना चाहती थी और जो रोज़ अदालत में दरख्वास्त देती थी कि मरियम को या गिरफ्तार किया जाए या रोज़ उसके केस को अदालत में रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए, आज वो पता नहीं किस नामोशी से मैं उनका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन मैं क्योंकि पीछे बैठी हुई थी तो वो चेहरा नहीं देख सकी। आज उन्होंने खुद 2 हफ्ते मांग लिए क्योंकि उनके पास किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं। ये सुनने में आया कि पीटीआई के लोग आपसे राब्ते कर रहे हैं टिकट के लिए। पीटीआई के लोग कितने लोग राब्ते कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में पीटीआई वन टाइम यूज की लिखी हुई जमात नजर आ रही है? पीटीआई जिस तरह वजूद में आई थी उसी तरह वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। उसकी इतनी ही जिंदगी थी, वो पहले दिन से वेंटिलेटर पे थी, पहले दिन से वो ऑक्सीजन पे थी, और उसकी इतनी ही जिंदगी थी। मुझे लगता है कि आजमाइश तो इंसान पे आ जाती है, हम पर भी आई, मियाँ साहब पर भी आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी आई, और पाकिस्तान के अवाम पर सबसे बड़ी मुश्किल आई वो ये कि देखें, पाकिस्तान शायद वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सुबह महंगाई कुछ और होती है, दोपहर को कुछ और होती है, रात को कुछ और होती है, जहां महीनों के हिसाब से नहीं, सालों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से नहीं, मिनटों के हिसाब से जो है वो महंगाई होती है। और आज हम ये सुनते हैं कि 3 दफा गैस मिलेगी दिन में, जैसे वो 1-1 किलो या 2-2 किलो चीनी के थैले पाकिस्तान के अवाम को भीख की तरह थमाए जाते थे अंगूठे पे निशान लगाकर। आज उसी तरह सुबह नाश्ता आपको अगर आपने पहले करना है या बाद में करना है और गैस का वक्त खत्म हो गया है तो वो वक्त का तयन कि आप कब नाश्ता करेंगे, कब आप तहज्जुद के लिए उठेंगे, कब तहज्जुद का वक्त शुरू होगा, कब आप गर्म पानी से वजू कर सकते हैं, कब आपको गैस मिलेगी, कब आप दोपहर का खाना खाएंगे, कब आप रात का खाना खाएंगे, ये इमरान खान तय करेगा, जिसके घर में बनी गाला में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिला तातुल 24 घंटे गैस आती है, जिसके किचन का खर्चा या हुकूमत पाकिस्तान देती है या पाकिस्तान के अवाम देते हैं। उसको क्या लगे चीनी की कीमतों से, डीजल की कीमतों से, फर्राटे भरती हुई 10
मर्सिडीज़ की जो उसका कॉन्वॉय जाता है, उसको क्या पता कि पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिलता है, डीजल की क्या प्राइस है, बिजली की क्या कीमतें हैं, गैस की क्या कीमतें। ये तो पाकिस्तान के अवाम जाने बेचारे जो ये अजाब पूरा दिन और पूरी रात भुगतते हैं। मैडम ये भी कि राना शमीम साहब जो है वो लंदन में मुलाकातें भी करते थे नवाज शरीफ साहब से और आपकी पार्टी के वो रुकन भी रहे हैं, तो उसके बाद उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रहती है? और एफिडेविट के हवाले से ये है कि जिस नोटरी पब्लिक से आपने उसका टेस्ट करवाया उससे आपने भी यूज किया था, हालांकि वहाँ पे 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे नोटरी पब्लिक वकलात थे जिनसे अटेस्टेड करवाया जा सकता है, क्या कहते? सबसे पहले तो जो यूके के जितने भी ये इदारे हैं वो क्रेडिबल हैं, उनके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो लोगों को जानते भी हैं, लोग उनको जानते हैं। तो ये कहना कि वो किसी फलां शख्स को जानते थे और राब्ता किया था, राब्ता तो अरशद मलिक साहब ने भी किया था। जब इंसान को अल्लाह ताला ने सुरखरू करना होता है तो राब्ते भी हो जाते हैं सब। तो वो प्राइम मिनिस्टर रहे, सब उनको जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई अननोन शख्स है जिसको कोई जानता नहीं है। और जब तक आपने नोटरी पब्लिक की बात की तो वही ये इदारा है जहां से हुकूमत पाकिस्तान भी अपने पेपर्स अटेस्ट कराती है। तो जिसकी क्रेडिबिलिटी ये हो कि दुनिया में किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उस बात को डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता, उनकी स्टैंड को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, वो चाहे ए से हो, बी से हो, सी से हो, इस बात का कोई ना स्टैंडिंग है ना इस बात में कोई सब्सटेंस है। अपराध के हवाले से बड़ा मामला संगीन होता जा रहा है। लापता सहाफी मुदस्सर नाम 3 साल उनको हो गए, उनकी फैमिली और उनका 4 साल बच्चा आप छोटा सा भी आया हुआ है यहाँ पे पूरे दिन। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी वो कहाँ है खातून और बच्चा? आप उनको ले आए। मैं अभी जा रही हूँ, PFUJ ने मुझे आज इन्वाइट किया हुआ है, PFUJ ने मुझे इनवाइट किया हुआ है बतौर स्पीकर, तो मैं आज वहीं पर जा रही हूँ। मैं इस बच्चे को भी लेके जाती हूँ, मैं इस खातून को भी लेके जाती हूँ, वहाँ पर आप मेरी बात सुन लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्रेडिबल इदारा है नोटरी पब्लिक, तो आप अपनी मनी ट्रेल की भी कोई नोटरी पब्लिक करवा के अदालत में जमा करवाएंगे या समझते हैं कि हमने कराई थी? आपने करवाई है? जी बिल्कुल। मेरी जो ट्रस्ट डीड है वो नोटराइज्ड है, हर चीज नोटराइज्ड है। हमने जाली डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए इन लोगों की तरह जिनके पास आज कोई जवाब नहीं है मेरे इल्जामात का देने का। शुक्रिया। थैंक यू मैडम।